तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 28,000 से अधिक। भूकंप के बाद मृतकों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति कल यूपी जेआईएस के समापन सत्र में होंगे शामिल। लोक भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह में होंगे शामिल। आज राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी। दौसा में 18,100 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। दिल्ली से जयपुर का यात्रा लगभग 3.5 घंटे में होगी। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे राष्ट्रीय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का तीसरा दिन राष्ट्रपति समापन कार्यक्रम में आएंगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बने, इस पर चर्चा करेंगी सीतारमण। यूपी में होंगे 21 एयरपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले 16 घरेलू और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का होगा निर्माण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन आज। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज तीसरा व अंतिम दिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर भी होंगे शामिल। अनुप्रिया पटेल, सुरेश खन्ना भी समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। अंतिम दिन उद्यमियों के साथ करेंगे संवाद। 3:30 बजे होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। उद्यमियों प्रदेश सरकार के बीच एएमयू होगा साइन। लाखों करोड़ों रुपए का एएमयू होगा साइन। लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन आज। 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन। लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन्वेस्टर समिट का तीसरा व आखिरी दिन है। आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे और वो इन्वेस्टर समिट में पहुंचकर लगभग 3:30 बजे जो इन्वेस्टर समिट है उसके समाप्ति का भाषण देंगी। आपको बता दें आज वित्त मंत्री सीतारमण और अनुराग ठाकुर का सेशन होगा और आज जो इन्वेस्टर समिट का तीसरा व अंतिम दिन है इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के लोग, उत्तर प्रदेश सरकार व जो इन्वेस्टर समिट के में उद्यमी भाग लेने आए हैं उनके बीच निवेश को लेकर मंथन भी किया जाएगा। कई लाखों करोड़ रुपए के एमओयू साइन होंगे और ये कुल मिला के आज तीसरा और अंतिम दिन है। इस पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होने के बाद 3:30 बजे इसके समापन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। बता दें आपको कि इन्वेस्टर समिट के आज तीसरा दिन और अंतिम दिन है। आज समापन होगा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है, आज समापन होने वाला है कार्यक्रम का? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उद्योगपतियों का लगातार आना जारी था। 10 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी इन्वेस्टर समिट की और आज समापन। आज राष्ट्रपति महोदय भी लखनऊ पहुंच रही है और समापन के कार्यक्रम में शामिल होंगी और तमाम जो उद्योगपति हैं उनसे बैठ बातें भी करेंगे, संवाद भी करेंगे। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज तमाम वित्त मंत्री भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है वो भी लखनऊ पहुंचे हुए हैं और आज इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और आज बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी लखनऊ में रहेंगे और आज उनके साथ कितने करोड़ रुपए के जो एमआईयू है उससे साइन हो रहे हैं और क्या क्या विकास के लिए उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार कार्य है तो उस पर भी बात की जाएगी। क्योंकि 2024 का चुनाव है और उत्तर प्रदेश से विकास के लगातार योगी आदित्यनाथ प्रयासरत हैं और लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास को किसी तरह किया जाए। जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो उत्तर प्रदेश में आए, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाए, जिसको लेकर लगातार ये इसकी तैयारी, समिट की जो तैयारी थी वो चल रही है। और समिट का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति महोदय अभी लखनऊ पहुंच जाएंगी, लगभग 3:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगी और उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगी और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा। जी
बिल्कुल। अगर हम बात करें तो आज कार्यक्रम के समापन के मौके पर यहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, सुरेश खन्ना रहेंगे मौजूद, वित्त मंत्री मौजूद रहेंगी, राष्ट्रपति महोदय हैं वो रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वो मौजूद रहेंगे। कई उद्योगपति रिलायंस के जो मालिक है वो आए थे, और जब कार्यक्रम की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम की शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे इन्वेस्टर समिट का। और आज कई उद्योगपति अभी भी लखनऊ में मौजूद है और आज कार्यक्रम का समापन होगा वो लोग भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे आज फिर बात करेंगे और एएमयू साइन होंगे, क्योंकि लगभग 33 लाख करोड़ की जो बात आ रही है वो एएमयू साइन हुए हैं। और अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो प्रयास है वो कितना सफल होता है। बिल्कुल भरत, यहाँ पर आज जो कार्यक्रम का समापन है, जैसे कि हम जानते हैं कि छोटे छोटे उद्यमी जो है वो भी इस इन्वेस्टर समिट में इस बार उन्होंने हिस्सा लिया, चाहे वो कानपुर के उद्यमी हो, वाराणसी के हो या यूपी के बहुत जिलों से यहाँ पर उद्यमी आए हैं। आज समापन है, कहा जा रहा है कि इससे उत्तर प्रदेश की सूबे की जो तस्वीर है वो काफ़ी बदली हुई नज़र आएगी। तो अब तक का कितना लगता है कि इन्वेस्ट जो है वो यहाँ पर यूपी में किया गया है, कितने तक का इन्वेस्ट यहाँ पर हुआ है? देखिए, इन्वेस्टमेंट बात करें, जो एएमयू साइन हुए लगभग 33 लाख करोड़ के बताए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं। और जैसे कि आपने बताया कि कानपुर के जो उद्योगपति है, जो बिजनेसमैन है, वो भी लखनऊ पहुंचे हैं। और उत्तर प्रदेश के कई तमाम छोटे के, जो मुरादाबाद हो गया और फिरोजाबाद हो गया, तमाम जो उद्योगपति बिजनेसमैन है वो भी लखनऊ पहुंच रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और किस स्तर से बिजनेस को बढ़ाए। क्योंकि सबको ये कहना है कि अब जो सरकार है वो बीजेपी सरकार है, इसमें हम अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि पिछली सरकारों में जो बिजनेसमैनों ने हम लोग ने बात करी, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा डर रहता था क्या हमारा पैसा न फंस जाएगा फैक्ट्रियों में, अगर कोई भी शुरुआत करते हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होती थी। लेकिन अब योगी सरकार में ये खौफ खत्म हो चुका है, हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश विकास के लिए छोटे छोटे जो उद्योगपति है, जो बिजनेसमैन है, वो भी अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री ला रहे हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड बात करें, चाहे वो मास्क सैनिटाइजर की फैक्ट्रीज की बात कर रहे थे, वो भी हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाएंगे सैनिटाइजर। हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, जो बाहर सैनिटाइजर आ रहे थे उसको लेकर भी कई चर्चाएं चल रही है। लेकिन अब ये होगा कि जो छोटे छोटे उद्योगपति बिजनेसमैन है वो किस तरीके से और आगे आते हैं। और बड़े उद्योगपति की बात करें, 75,000 करोड़ की जो बात कर रहे थे वो अंबानी जो ग्रुप है उन्होंने पैसा लगाने की बात करी है। लेकिन अब छोटे छोटे जो उद्योगपति है वो भी पैसा लगाएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े रहेंगे और उत्तर प्रदेश को विकास यहाँ पर लेके आएंगे। जी भरत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में आज शामिल होने वाले हैं। अंतिम दिन उद्यमियों के साथ करेंगे संवाद। साढ़े 3 बजे होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। आगरा से खबर, जहां पर G20 डेलीगेशन का दूसरा दिन है आज। आपको बता दें कि आज महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। आज 2 से 3 सत्र में होगी चर्चा। सत्र के बाद ताज का दीदार करेगा डेलीगेशन। लगभग 125 मेहमान ताजमहल का दीदार करेंगे। ताज में प्रवेश से पहले पूर्वी गेट पर होगा स्वागत। G20 डेलीगेशन का दूसरा दिन आज महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। G20 डेलीगेशन का दूसरा दिन आज महिला सशक्तिकरण पर होगी चर्चा। आज से 2 से 3 सत्र में होगी चर्चा। आगरा में G20 मेहमानों की इस समय जबरदस्त तरीके से मेहमान नवाजी हो रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को शाही और रॉयल वेलकम के बाद आगरा किले में G20 मेहमानों के लिए लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है। किले को खूबसूरत बनाया गया है और लाइट और साउंड शो में कलाकारों द्वारा शानदार रंगारंग प्रस्तुतियां दी जा रही हैं।
ब्रज की संस्कृति से लेकर देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए G20 मेहमानों के सामने पेश की जा रही है और मेहमान इसका लुत्फ उठा रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल रहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? G20 का आज दूसरा दिन है और आज महिला सशक्तिकरण पर भी बातचीत होने वाली है। जैसे जिस तरह से यहाँ G20 का जो कार्यक्रम रखा गया है और सबसे पहले जो डेलीगेशन है, ये डेलीगेशन आगरा आया और आगरा में जब ये 11 तारीख को आया तो इनका एक भव्य स्वागत हुआ, रॉयल वेलकम जिसको कहते हैं, उस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम हुआ। जगह जगह पर आगरा का जो रोड है उस पर जो इनका रूट मैप था वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उसके बाद जब ये जो कल का दिन था और उसमें होटल में इनकी 4 घंटे की मीटिंग रही और उसमें तमाम मुद्दों पर बात हुई, जिसमें कि सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी मौजूद रही और वहीं उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी वहाँ शिरकत की। लेकिन उसके बाद जो शाम का कार्यक्रम था तो उनको लाइट एंड साउंड शो का कार्यक्रम था, जो कि आगरा किला में रखा गया। आगरा किले को इस तरह से सजाया गया कि मानो रात में जिस तरह से पहली बार ही देखा गया कि इस तरह से लाइट एंड जो साउंड शो का प्रोग्राम है, यहाँ ये मेहमान आए और यहाँ पर ये साउंड शो में तमाम जो कलाकार हैं, अलग अलग जगह से जो कलाकार आए थे, ब्रज की संस्कृति को लेकर देश के विभिन्न राज्यों की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस कार्यक्रम को मेहमानों के सामने यहाँ पर पेश किया गया। और जो ये कार्यक्रम हुआ उसको देखकर ये जो डेलीगेशन है काफी खुश नजर आया और पूरे जो समय यहाँ पर जो डेलीगेशन का जो यहाँ जो लाइट एंड साउंड शो के लिए प्रोग्राम रखा गया था, जो G20 की जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर स्मृति ईरानी मौजूद रही, वहीं आगरा के MP SP सिंह बघेल रहे, तमाम जो यहाँ पर MP और MLA हैं वो सभी मौजूद रहे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। और आज का अगर जो कार्यक्रम है, आज भी होटल में जो वुमेन पावर को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो विचार अपने रखे जाने हैं, किस तरह से महिलाओं को वर्ल्ड में आगे किया जाए। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ माना जा रहा है कि कुछ महिलाओं के लिए जो अच्छे काम किए जा सकते हैं, वो विचार जो डेलीगेशन है ये अपने सामने यहाँ रखेगा और अलग अलग मुद्दों पर यहाँ बात की जाएगी। यही बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि अजेंद्र हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है और डेलीगेशंस को भी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं। आज चूंकि महिला सशक्तिकरण पर भी बात होने वाली है, स्मृति ईरानी आज यहाँ पर रहेंगी और मैंने सुना कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। देखिए, जैसी स्मृति ईरानी कल यहाँ पूरे दिन रही थी और यहाँ पर प्रेस वार्ता की, यहाँ उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की थी। आज यहाँ दोबारा से इसी मुद्दे पर यहाँ बात हुई है और आज का ही खाली कार्यक्रम है। उसके बाद ये 2 दिन का प्रोग्राम था, 11 और 12 का, और उसके बाद ये डेलीगेशन यहाँ से रवाना हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि स्मृति ईरानी आज भी इस कार्यक्रम में रहेंगी, महिला सशक्तिकरण पर बात की जाएगी और ये सिर्फ 2 दिन का कार्यक्रम था, आज इसका समापन है। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती की आज जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और उससे जुड़ी एक प्रदर्शनी भी वहां लगाई गई है। आर्य समाज की युवा शक्ति, हम जानते हैं कि आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर देता है और किस तरह से देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागृति में एक अहम व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको आज एक बार फिर याद करने का मौका है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम देखते हैं कि एक दिन भारत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करता है, दूसरे दिन यहाँ पर, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें दिल्ली से, जहां पर आपको बता दो कि
10वीं जयंती है आज। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर हवन पूजन भी किया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने किया हवन पूजन। तौर पर शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, वो काम मोदी सरकार की अगुवाई में नई शिक्षा नीति के जरिए लागू किया गया और हम देखते हैं कि उसका आने वाले जो वक्तों में जो असर है बहुत व्यापक असर होगा। जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन यहां पर प्रधानमंत्री ने किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम का ये कार्यक्रम है, यहां पर यज्ञ भी किया। महर्षि दयानंद सरस्वती की 2वीं पुण्यतिथि है। लखनऊ से खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल। 22 फरवरी को हो सकता है कैबिनेट में बदलाव। आपको बता दें कि मोदी 2.0 का आखिरी फेरबदल। तमाम मंत्रियों को इस बाबत इत्तला देने को मिल रहे हैं संकेत। 22 फरवरी को हो सकता है कैबिनेट में बदलाव। मोदी 2.0 का होगा आखिरी फेरबदल। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है फेरबदल। लखनऊ से खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है फेरबदल। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो सकता है फेरबदल सूत्र।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी के न्यूज ने लोगों को बताया था, दर्शकों को अपने बताया था कि कैसे विधानमंडल का सत्र 20 तारीख को आहूत किया जाएगा। उस खबर पर मोहर लगी थी। तमाम खबरों पर जो पर लगते हैं उस पर लगातार मोहर लगती जा रही है। एक बार फिर से के न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है कि 22 फरवरी के आसपास कैबिनेट बैठक भी है। ये एक मोदी 2.0 का ये अंतिम एक्सपेंशन होगा या फेरबदल होगा, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि फेरबदल में कई लोगों को बाहर भी जाना पड़ेगा, कुछ लोगों को अंदर लाया जाएगा। तो कम से कम 10 से 12 कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं, उनको दिल थाम के बैठना होगा, क्योंकि कभी भी उनकी कुर्सी जा सकती है। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। तमाम बड़े दिग्गजों को हमने देखा है कि कैसे वो मोदी ने उनको कैसे कैबिनेट से रुखसत किया, फिर चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो या तमाम बड़े नेता हो, उनको कैबिनेट से बाहर जाना पड़ा था। और इस बार भी कुछ बड़े और चौंकाने वाले नाम सुनाई पड़ सकते हैं। हालांकि हमारे पास लिस्ट है, सूत्रों के हवाले से हमारे पास वो खबर है कि कौन कौन से मंत्री बाहर जा सकते हैं, लेकिन अभी उनका नाम उजागर करना उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक वो काम कर रहे हैं और उनकी छवि पे कोई खराब असर न पड़े, ऐसे में उनका के न्यूज उनके नामों को अभी उजागर नहीं कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, तमाम बड़े ऐसे चेहरे हैं जो अक्सर टीवी में चमकते रहते हैं और बड़े पोर्टफोलियो उनके पास में, वो कैबिनेट से बाहर जा सकते हैं। और ऐसे कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कम से कम 10 से 12 होगी जो बाहर जाएंगे, यानी कि नए चेहरे होंगे, नए तेवर होंगे, नए कलेवर होंगे। उसके साथ में मोदी अपने जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसके साथ में जाएंगे। फरवरी चल रहा है और अगले साल फरवरी में चुनाव, फरवरी और मार्च में इसी समय चुनाव हो रहे होंगे। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये अंतिम फेरबदल होगा, इसके बाद शायद कोई फेरबदल ना हो, क्योंकि सरकार और केंद्र सरकार हो पूरी तरीके से, या संगठन हो एक चुनावी मोड में है। पिछले हम 6 महीने से लगातार देख रहे हैं वो चुनावी मोड में है, और अब ये चुनावी जो उनका संग्राम है वो एकदम चरम पर है। तो बड़ी बात यह है कि एक तरफ कैबिनेट में फेरबदल होगा, 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक आहूत की गई है, उसमें शायद नए चेहरे आपको देखने को मिल जाए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर ये फार्मूला अपनाती है कि सांसद जहां भी चुनाव होता है उसके कम से कम 40% टिकट काट दिए जाते हैं, ये गुजरात फार्मूला है। और इसी गुजरात फार्मूले को पूरे देश में लागू किया गया, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या दूसरे प्रदेशों की बात करें, वहां सब में ये गुजराती फार्मूला लागू किया गया और 40 से 50% लोगों के टिकट, विधायकों के हों या सांसदों के टिकट काट दिए गए। हमारे पास अभी जो खबर है उसमें भी इस बार भी बड़ी कैंची चलेगी। वो एक सारे सांसदों का एक सर्वे कराया गया है और उसमें 10 अंक दिए जाने थे, जिसमें से कई सांसदों को तो 8 अंक मिले हैं, लेकिन तमाम ऐसे सांसद हैं जो 2 अंक भी नहीं पा पाए हैं। ऐसे में इन सांसदों के टिकटों पर ग्रहण लग गया है और अब उनको शायद टिकट मिलने नहीं जा रहा है। तो वही फार्मूला जो गुजरात वाला फार्मूला था वो लागू होगा और 40% लोगों के टिकट कटेंगे। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो कुछ टिकट जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो कटने एकदम लाजमी है। वरुण गांधी की बात कर लें, वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की बात कर लें, संघमित्रा मौर्य की, उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। वरुण गांधी की मां की अगर हम बात करें, मेनका गांधी की, तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह जो गोंडा से आते हैं, जिन्होंने जो अभी हमलावर हुए थे, हालांकि बाद में सरकार और उनमें पैचअप हो गया है, तो उनका भी टिकट अब मिलना मुश्किल हो गया है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लोकसभा के टिकट काटे जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के मंत्री हों, उनको लड़ाया जा सकता है। जैसे उसके बाद उनको केंद्र में राज्य मंत्री लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर है, लोग हैं कैबिनेट मंत्री, जैसे हम नितिन की बात करें, जितिन प्रसाद की कांग्रेस से आए हैं, प्रोडी तथा भारी भरकम महकमा संभाल रहे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के जो तमाम साथी हैं उनको भी धीरे धीरे ये एहसास दिला दिया गया है कि उन्हें चुनाव में उतरना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और इसी कारण वो अपने एक एक काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाती जा रही है। पहला काम केंद्र की कैबिनेट में फेरबदल करना, 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। दूसरा काम सांसदों का टिकट काटना, नए लोगों को टिकट देना, नए चेहरों के साथ में जाना। और तीसरा जो बड़ा काम है जो आज ही किया है, गवर्नर जो राज्यपाल हैं वो तमाम राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया गया है। 2 राज्यों के राज्यपालों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं कोश्यारी, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। लद्दाख के उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो दूसरी ओर बिहार के जो गवर्नर थे फागू सिंह चौहान, उनको उठा करके सिक्किम में फेंक दिया गया है। तो क्या वो बिहार में नीतीश से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि जो गवर्नर है वो सरकार से लड़ते हुए दिखाई देते हैं सारे दूसरे प्रदेशों में। तो क्या उनका इस बात का खामियाजा मिला है और उन्हें सिक्किम भेज दिया गया है और वहां पर दूसरे गवर्नर भेजे गए। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी एक एक चीज को अपने, हम कह सकते हैं, अपने कील कांटे को दुरुस्त कर रही है और 2024 का किला अपना मजबूत कर रही है, जिससे कि जो उनका दावा है और वादा है कि इस बार सबसे बड़ी जीत होगी, 450 सांसद जिताने की बात कर रहे हैं। क्या उसी के लिए भी ये सारी रूपरेखा बनाई जा रही है, तैयारियां सारी हो रही हैं। एक एक जगह पर अपने लोगों को बैठाला जा रहा है। जैसे जी प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी हम लेंगे। तमाम मंत्रियों को इस बाबत इत्तला देने को मिल रहे हैं संकेत। कई मंत्रियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है और चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव हैं तो बहुत सारे फेरबदल जो है वो हमें कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2024 150 मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की संभावना। सांसदों की कराई गई रेटिंग 8 अंक से ऊपर, एक्सीलेंट रेटिंग में 42 सांसद, 13 सांसदों को 2 अंक मिले। शीर्ष नेतृत्व लेगा अंतिम फैसला। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2024 150 मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की संभावना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? जैसे कि आप हालांकि पहले बता चुके हैं कि 100 सांसदों का जो रेटिंग यहाँ पर एक्सीलेंट रेटिंग में 42 सांसद हैं, 8 अंक से ऊपर वाले, 13 सांसद ऐसे हैं जिनको 2 अंक मिले, तो एक रेटिंग जो है वो की गई है और कई लोगों के टिकट कट सकते हैं इस बार। देखिए, ये सर्वे कराया गया था। हर तरह के अलग अलग सर्वे कराए जा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से सर्वे करा रही है, आरएसएस अपना सर्वे करा रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपनी तरह से सर्वे करा रहा है। और इन सबसे मिलकर के कुल सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि सारे निर्णय लेते हैं। एक बार फिर से निर्णय उनके ऊपर है। ये जो सर्वे कराया गया है उस सर्वे में जो निकल करके आया है कि जो सांसद सही से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं उनको टिकट मिलने नहीं जा रहा है। तो कुल आज की तारीख में देखें तो 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुमत की सरकार है, 2-0 की नरेंद्र मोदी की सरकार है। उसमें 150 सांसदों के टिकट कटने की खबर हमारे पास में आ रही है और 150 टिकट कटने का मतलब है कम से कम 50% लोग टिकटों से वंचित रह जाएंगे। ये फार्मूला हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि ये गुजराती फार्मूला है। गुजरात में हमने देखा कि कैसे पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, मुख्यमंत्री समेत जितने भी मंत्री रहते हैं उनको बदल दिया जाता है और पूरा नया अंतिम चुनावी साल में नए लोगों को अंदर लाया जाता है और उसके बाद जीत दर्ज की जाती है, बम्पर की दर्ज की जाती है या 32 साल बाद एक बार बड़ी, उससे भी बड़ी जीत दर्ज की जाती है। तो ये फार्मूला भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लागू करती है। हर देश के प्रदेश अलग अलग प्रदेशों में फार्मूला लागू करती है। उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें भी हमने ये फार्मूला देखा था, गुजराती फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था। कुल मिलाकर के यही फार्मूला एक बार फिर से अप्लाई किया जा रहा है केंद्र की सरकार को लेकर के। उसमें चाहे वो कैबिनेट के मंत्री हो या सांसद हो, उनको कैबिनेट से हटाना और उसके बाद उन सांसदों का टिकट काटना। यानी 150 टिकट काटने का मतलब है 50% लोग
टिकट नहीं पा पाएंगे। ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। और वो सांसद क्या करेंगे, उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मैनेजमेंट उनका अच्छा है, इस बात में कोई शक नहीं कि जिनके भी टिकट वो काटते हैं उनको दूसरे कामों में लगा दिया जाता है, संगठन में लगा दिया जाएगा या दूसरे किसी पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है और तमाम राज्यों में सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में अपॉर्चुनिटी बहुत है, लोगों को मोबिलाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो जो लोग नाराज होते हैं उनको दूसरी जगह समाहित कर दिया जाता है कि जिससे कि वो अपनी विरोधी की जो आवाज है उसको बुलंद ना कर सके, मुखर ना कर सके। तो इस लिहाज से हम देखें तो दिग्गज सांसदों का टिकट कटेगा, ये आप में सबसे बड़ी खबर है। क्यों, और जिन लोगों का टिकट कटेगा उनको कैसे मैनेज करेगी भारतीय जनता पार्टी, इसकी भी रूपरेखा बनाई जा चुकी है। किसके किसके टिकट कटेंगे ये भी नाम तय कर दिए गए हैं। हमने कुछ नाम के न्यूज के दर्शकों को बता दिया है कि कौन कौन से वो नाम होंगे जिनके टिकट काटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की हम खासकर बात कर ले तो तमाम नाम वो है जिनके टिकट काटे जाएंगे और पूरे इसी तरह से पूरे देश में भी नाम काटे जाएंगे। तो कैसे नए कौन से नए चेहरे होंगे, किनको टिकट दिया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार एजेंडा है, प्रधानमंत्री का एजेंडा है, पिछली बार दलित को राष्ट्रपति बनाया था, इस बार आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में होंगी, उनका सम्मान होगा, वो राजभवन में डिनर भी करेंगी, यही राजभवन में रुकेंगे भी। कल काशी जाएंगी, वहां पर उनके कई कार्यक्रम है। तो द्रौपदी मुर्मू को इस बार शेष बनाया जाएगा क्योंकि देश में जो आदिवासी सीट है सांसदों की, उनको जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और इसको लेकर के द्रौपदी मुर्मू एक आइकन होंगी। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जितनी ज्यादा सीट 30 करीब सीट है, उसमें से 24 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में है आदिवासियों की, लेकिन भाजपा इसको बढ़ाकर के 30 करना चाहती है। और यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू के तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में भी आज वो GIS का समापन करेंगी, उसके बाद लोक भवन में रहेंगी। लोक भवन में उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां तमाम डिग्निटरीज वहां पर होंगे, उनको सम्मानित करेंगे। राजभवन जाएंगी और उसके बाद में कल बनारस जाएंगी। तो दलित और पिछड़े जो पिछले काफी लंबे समय से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते आए हैं, एक बार फिर से उन्हीं पर पूरा फोकस किया गया है और उनके आइकन तैयार कर दिए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू उनमें से एक बहुत बड़ी आइकन है जिनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो लखनऊ में भी यहाँ पर आकर के अपना संभाल रही है। इसी कड़ी में हम अपने दर्शकों को और बता दें, कल भी वो एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी लखनऊ में। वहां पर वो जो आदिवासी हैं उनके कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। यानी कि मैसेज साफ है कि आदिवासी भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का कितना ख्याल रख रही है। उनके वर्ग से एक राष्ट्रपति बनाया है, पिछले बार दलित वर्ग से एक राष्ट्रपति बनाया था। तो इसको लेकर के वो पूरा मैसेज देने की कोशिश कर रही है और इसमें काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी सफल भी रही है। फिर चाहे दलित हो या पिछड़े हो या आदिवासी हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं और एक बार फिर से उन्हीं पर फोकस किया जा रहा है जिससे कि 2024 की नैया को पार लगाया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी हम लेंगे। और 150 मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की संभावना। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2024। सांसदों की कराई गई रेटिंग। लखनऊ से खबर, जहां पर निकाय चुनाव की सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सभी निकायों में प्रभारी तैनात किए जाएंगे। 22 फरवरी तक निकायों प्रभारी तैनात होंगे। सांसद संजय की अध्यक्षता में हुई बैठक। पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव की सभी सीटों पर लड़ेगी आप। सभी निकायों में प्रभारी तैनात किए जाएंगे। 22 फरवरी तक निकाय प्रभारी तैनात होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं यूपीएजीएस 2023 में, सुन लेते हैं। यूके के ट्रेड कमिश्नर, प्रेसिडेंट इंडिया पार्टनरशिप फोरम
श्री मोहन कौल, डायरेक्टर ट्रेनवुड लॉ प्रैक्टिस यूके श्री हरजोत सिंह, डिप्टी डायरेक्टर यूके डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपोर्ट्स श्री फ्रैंक क्लिकफोर्ड, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप के सीईओ श्री रिचर्ड मैकलम का मैं इस अवसर पर भी मैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी और उपस्थित डेलीगेशन से जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव, डिफेंस प्रोक्योरमेंट से जुड़े हुए इंडिया यूके पार्टनरशिप ग्रुप से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के सत्र में मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं यूके गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस समिट के लिए एक पार्टनर कंट्री के रूप में अपनी सहभागिता निभाई और यूपी GIS 2023 को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री समूह दुनिया के 16 देशों में जाकर के रोड शोज का आयोजन किए थे। देश के अंदर भी 10 बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोड शोज के आयोजन हुए थे और प्रदेश भर के भी सभी 75 जनपदों में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर हमारे जो MP MLAs थे, इन सब ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के उत्तर प्रदेश की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की थी। और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी GIS 2023 अपनी सफलता की एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ रहा है। मित्रों, यह समिट हमारे लिए अपने सहयोगी जो पार्टनर्स थे GIS 2023 के, इन सब के सहयोग से आगे बढ़ाने में मददगार रही है। और आज जब हम यहां पर यूनाइटेड किंगडम जो हमारा पार्टनर कंट्री है उससे जुड़े हुए इस सत्र में यहां शामिल हुए हैं, जो मुझे बताते हुए यानी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि भारत और यूके के संबंध एक सुदृढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन संबंधों को, द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज इसका परिणाम है कि आज यूके से जुड़े हुए तमाम निवेशक न केवल GIS 2023 में भागीदार बन रहे हैं, बल्कि स्वयं यूके के डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर अपने भारी भरकम डेलीगेशन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 6 नोड बनाने के जिस कार्यक्रम की घोषणा की थी, उस दृष्टि से आज का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी साबित हो सकता है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है
देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रही है। उत्तर प्रदेश 96 लाख एमएसएमई यूनिट के साथ औद्योगिक निवेश की आधारभूत शर्तों को पूरा करता है, जो यहां परंपरागत तरीके से सैकड़ों वर्षों से जो से विरासत में प्राप्त हुआ है, उन परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी परंपरागत उद्यम को बढ़ावा दिया है, जिसका परिणाम है कि हर एक जनपद के पास अपना एक यूनिक प्रोडक्ट है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए उनके नए रोजगार और उन्हें उस एमएसएमई यूनिट के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी मदद करते हैं। भारत अगर देश दुनिया के अंदर सबसे अधिक यूथ वाला देश है, तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% भूमि के साथ हम 20% खाद्यान्न उत्पादन करके देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश के लिए देश के अंदर सबसे अच्छा गंतव्य इसलिए भी बनने जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास अपना एक अच्छा लैंड बैंक भी है, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश से जुड़े हुए उन सभी 25 सेक्टर्स में निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देते हैं। ये जो 25 सेक्टर है, इसमें डिफेंस एंड एरोस्पेस भी है, जिसको तेजी के साथ विकास के पथ पर हम भारत सरकार के साथ मिलकर के जहां आगे बढ़ा रहे हैं, वहां राज्य सरकार की भी अपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस की अपनी एक नीति है, जिसके अंतर्गत उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और रोजगार से जुड़ी हुई नीति, यह अपने आप में एक विकल्प आधारित नीति है, जो उसमें तमाम प्रकार निवेशक को तमाम प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी मदद देती है। और इसलिए इन 25 सेक्टर्स से जुड़ी हुई इन सभी नीतियों के माध्यम से हर एक निवेशक को उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुरक्षित निवेश करने की गारंटी देने और निवेश के माध्यम से न केवल निवेशक के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए उसे हम फलदायी बनाने में भी आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यूके ने पार्टनर कंट्री के रूप में GIS 2023 में जो अपना योगदान जिस रूप में दिया है और यूके के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मिनिस्टर ने जिस रूप में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सकारात्मक एक सहयोग इस पूरे कार्यक्रम के साथ जोड़ करके देखा है, उनका एक पूरा डेलीगेशन उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को, जो केवल डिफेंस एंड एरोस्पेस के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में, उत्तर प्रदेश के अंदर उन सभी सेक्टर्स में जो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की टीम ने मिलकर के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उन सभी फील्ड में हम लोग इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। मैं
पूरे डेलीगेशन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला हर निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि निवेशक के लिए भी फलदायी बनाने में राज्य सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत भरपूर मदद करेगी। मैं एक बार फिर से यहां पर यूके के माननीय डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर और उनके पूरे डेलीगेशन का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से GIS 2023 में हृदय से स्वागत करता हूं और यूके गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टनर कंट्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसमें अपनी सहभागिता की और GIS 2023 को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। आप सबके प्रति आप सभी इस आयोजन के साथ सहभागी बने हैं, उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाए हैं। मैं इसके लिए आप सबके प्रति भी हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए और मैं विनती करूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी को कि वे एक प्रतीक हमारे चैनल लखनऊ में आयोजित यूपी GIS 2023 के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने संबोधन सुना। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं निवेश का महाकुंभ और आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर शामिल हुए हैं। यूपी ने ODOP को दिया बढ़ावा, हर जिले के पास अपना एक प्रोडक्ट। गन्ना उत्पादन में यूपी नंबर 1, यूपी में एक अच्छा लैंडमार्क। यूपी में ODOP को दिया बढ़ावा। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी नंबर 1। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देता है। लखनऊ से खबर, निकाय चुनाव की सभी सीटों पर लड़ेगी आप। सभी निकायों में प्रभारी तैनात किए जाएंगे। 22 फरवरी तक निकायों में प्रभारी तैनात होंगे। सांसद संजय की अध्यक्षता में हुई बैठक। पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर लड़ेगी चुनाव। और इसी खबर पर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है निकाय चुनाव में? आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अभी हाल ही में हमने गुजरात में एक अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का देखा और पंजाब में सरकार बना ली आम आदमी पार्टी ने। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत मजबूत करती जा रही है। ऐसे में ये चुनाव सभी सीटों पर लड़ना, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने अपना विस्तार बहुत अच्छी तरीके से किया है। दिल्ली से निकल करके पंजाब में सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश में भी काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। संजय सिंह अच्छा संघर्ष कर रहे हैं और वो सरकार को घेरने में कोई भी कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। लेकिन गुजरात में सफलता मिली है, लेकिन उसको हम आंशिक सफलता कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि गुजरात में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने वहां पर एंट्री मारी थी। कांग्रेस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। कांग्रेस करीब करीब वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। उसके बावजूद वहां पर वो सरकार नहीं बना पाया और उतना अच्छा नहीं कर पाए।
जितना अच्छा करना चाहिए था उनको। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बता दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो इस मुद्दे को लेकर के ये गुजरात एक बड़ा एग्जाम्पल बन करके, उदाहरण बन के निकला है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कमजोर नहीं है और केंद्र के जो हमारे केजरीवाल हैं उनको कैसे पटिशनी दी जानी है, इसका उनके पास में रोड मैप भी बन के तैयार है। फिलहाल हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, वो अपनी कमर कस रहा है। और इसी कड़ी में संजय सिंह ने जो लोकल बॉडीज के चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, उन पर अपने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इससे उनका संगठन मजबूत होगा। लोग चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तो भीड़ भी लाएंगे और अच्छे लोग जुड़ेंगे भी। इस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए एक अच्छी रणनीति उन्होंने बनाई है, अपना बेस तैयार करने की कोशिश की है और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। ये एक बड़ा और अहम कदम साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश को लेकर के, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए, जहां पर वो अपने पैर मजबूत कर रही है। बाकी दूसरे दलों की बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो अभी कहीं कुछ करती नजर नहीं आ रही। यहाँ पर 32 साल। अनम्यूट करें प्रदीप जी, प्रदीप जी अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करें प्लीज खुद को। सभी निकायों में प्रभारी तैनात किए जाएंगे, 22 फरवरी तक निकायों में प्रभारी तैनात होंगे। प्रदीप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अपना प्रश्न दोहराएंगे प्लीज। जी प्रदीप जी देखिए, संजय सिंह की अगर बात करें तो संजय सिंह जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव कह सकते हैं कि एक पॉलिटिशियन है। जितने भी मुद्दे होते हैं वो बहुत मुखर होकर उतारते हैं, जनता के सामने रखते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के सामने आकर वो अपनी बात को रखते हैं बहुत सारे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही, तो संजय सिंह की एक अहम भूमिका हो सकती है क्या? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि संजय सिंह एक बहुत ही जुझारू नेता है। 1996 से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, सुल्तानपुर के एक छोटे से जिले से राजनीति शुरू की थी। रेहड़ी वालों के लिए वो राजनीति करते थे, वहां से निकल करके आए हैं। और उसके बाद में जो देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, उसमें भी उनकी महती भूमिका थी। तो इस लिहाज से वो उत्तर प्रदेश के लिए आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही मजबूत कड़ी है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जितनी अच्छी तरीके से मुद्दे को उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं, उतना शायद दूसरी कोई पार्टी या दूसरा विपक्ष का नेता नहीं कर पा रहा है। हमने कोरोना काल में हो या दूसरे समय में भी हो, जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया, ये अपने आप में गौरतलब बात थी। उनके खिलाफ तमाम FIR भी लिख दी गई, उनके गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए। उसके बावजूद वो विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो राज्यसभा की हैसियत से वहां पर गए, चैलेंज किया कि आपकी हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट करके दिखाइए। बड़े नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। और यही कारण है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, वो जमीन बना रही है। और उम्मीद कर सकते हैं कि निकाय चुनाव में वो अच्छा करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास संगठनात्मक शक्ति अच्छी है। कि दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, गुजरात में भी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन आंशिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब वो नेशनल पार्टी के तौर पर उभर रही है और अब उनकी असली परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं और उसके बाद में फाइनल 2024 होगा, जो कि इसी साल, अगले साल इसी समय यानी कि फरवरी और मार्च में चुनाव होगा। उस समय हम एक रण महाभीषण देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। और बता दें आपको कि सांसद संजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर लड़ेगी चुनाव। निकाय चुनाव की सभी सीटों पर लड़ेगी आप। बड़े में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।